नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में जो उपचुनाव है उनके नतीजों की। क्या 2022 में बदलेगी तस्वीर? हम इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले लखनऊ से इस वक्त एक खबर आ रही है। लखनऊ से, जहां अपनों की सांस बचाने में लोगों की जान गई है। केटी ऑक्सीजन प्लांट पर ऑक्सीजन सिलेंडर फटा है। सिलेंडर फटने से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में एक ऑक्सीजन प्लांट का कर्मचारी है। मरने वालों में एक ऑक्सीजन प्लांट का कर्मचारी बताया जा रहा है। लखनऊ से खबर बता रहे हैं, जहां 2 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग सिलेंडर फटने से घायल हुए हैं। घटना की सूचना पाकर आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। चिन्हट थाने के देवा रोड पर स्थित है ये ऑक्सीजन प्लांट, जिसका नाम केटी ऑक्सीजन प्लांट बताया जा रहा है। अपनों की सांस बचाने में लगे लोगों की अब जान भी जाने लगी है। केटी ऑक्सीजन प्लांट का एक पूरा मामला है, जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर फटा है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में एक ऑक्सीजन प्लांट का कर्मचारी भी है। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं इस वक्त, जहां अपनों की सांस बचाने में लगे लोगों की जान गई है। केटी ऑक्सीजन प्लांट पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर फटा है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता मोहम्मद सफी जुड़ गए हैं। सफी, और क्या खास जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये केटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से गैस एजेंसी है, जहां पर रिफिलिंग का काम किया जाता है। और आज रिफिलिंग के दौरान एक गैस सिलेंडर फट जाता है, जिससे 2 लोगों की मरने की सूचना है और एक घायल है। और बताया जा रहा है कि एक शख्स जो कि रिफिलिंग कर रहा था, जो कर्मचारी है, उसका पैर हो गया है और एक का हाथ हो गया है। और लगभग आधा दर्जन से लोग घायल वहां पर बताए जा रहे हैं। फिलहाल मौके पर पुलिस विभाग, आला अधिकारी और रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। लगातार जो शव है उनको बाहर निकाले जा रहे हैं। जो मृतक है उनको एम्बुलेंस के द्वारा एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा जा रहा है उपचार के लिए। जी सफी, जिस वक्त रिफिलिंग की जा रही थी, वहां कितने लोग मौजूद थे? जिस वक्त रिफिलिंग हो रही थी, लगभग 1 दर्जन के लोग थे। वो कर्मचारी वहाँ पर मौजूद थे और जो रिफिलिंग करवाने आए थे, आधा दर्जन के लोग वहाँ मौजूद थे। बाहर सैकड़ों की तादाद में बाहर मौजूद थे। लेकिन जो ब्लास्ट हुआ है वो प्लांट के अंदर हुआ है, जहाँ पर रिफिलिंग की जा रही थी। और रिफिलिंग के दौरान ही ब्लास्ट हुआ है और इतना भयानक ब्लास्ट हुआ है कि उसमें 2 लोगों की जान चली गई है और एक का पैर उखड़ गया है, जड़ से पैर ही दाग हो गया है और एक का हाथ जड़ से दाग हो गया है। तो लगभग काफी बड़ा हादसा आई है, जिसमें 2 लोगों की जान भी जा चुकी है। जी सफी, हादसे के पीछे कारण पता चल पाए हैं? क्या टेक्निकल खामी थी या फिर कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है? फिलहाल अभी पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है। फॉरेंसिक टीम भी आ चुकी है, यहाँ पर रेस्क्यू टीम भी आ चुकी है। सभी अधिकारी अभी जो मृतक है उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो घायल है उनको अस्पताल भेजने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि जांच का विषय है, जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि यह हादसा किस प्रकार हुआ है और किस तरह हुआ है। सफी, कितनी संख्या में लोग घायल हुए हैं? लगभग आधा दर्जन के लोग अधिक हैं जो वहाँ पर घायल हुए हैं और सभी को उपचार के लिए भेजा जा चुका है। और मृतक के लिए फिलहाल 2 ही लोगों की सूचना आई है, लेकिन और भी लोग अंदर फंसे होने की सूचना प्राप्त हो रही है। फिलहाल रेस्क्यू टीम पुलिस कर रही है, लगातार जो लोग हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। जी सफी, आप हमारे साथ बने रहिए। तो आपको लखनऊ से हम खबर बता रहे थे, जहां पर केटी ऑक्सीजन प्लांट पर ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया। रिफिलिंग करते वक्त यह हादसा हुआ है, जहां पर 2 लोगों की जान चली गई, वहीं पर आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं के न्यूज़ पर, जहां पर यह घटना हुई है। केटी ऑक्सीजन प्लांट है। आपको बता दें, इसी वक्त खबर आ रही है, जहां एक व्यक्ति की मौत की संख्या और बढ़ गई है। अब 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है, वहीं आधा दर्जन से लोग ज्यादा घायल हैं, जिनको अस्पताल में भेजा गया है। हालांकि जो कारण है घटना के वो नहीं पता चल पाए हैं। ये पता है रिफिलिंग करते वक्त ये हादसा हुआ है। वहीं ऑक्सीजन प्लांट का एक कर्मचारी भी इसमें, उसकी भी जान गई है। पुलिस बल मौके पर पहुंच गया है और जांच में जुटा है और जो लोग घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। लखनऊ से पूरी खबर बता रहे हैं आपको। चिन्हट में स्थित है ये ऑक्सीजन प्लांट, जिसका नाम
केटी ऑक्सीजन प्लांट बताया जा रहा है। लगातार ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है, लोग ऑक्सीजन प्लांट के बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लाइन लगाए हैं और ऐसे में यह हादसा काफी दुखदाई है। सफी, क्या जो मरने वाले हैं, जिनकी मौत हुई है, क्या उनकी कोई जानकारी मिल पा रही? जैसे जानकारी आ रही है एक कर्मचारी की मौत हुई है, बाकी 2 लोग हैं, वो कौन थे? सफी, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो लखनऊ से आपको खबर बता रहे सफी संवाददाता हमारे साथ बने हुए, वापस इनके पास आएंगे। लखनऊ के ऑक्सीजन प्लांट की पूरी घटना है, केटी ऑक्सीजन प्लांट है जहां पर यह घटना हुई है। रिफिलिंग करते वक्त ये हादसा हुआ है जहां पर 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, वहीं आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है उपचार के लिए। जिस वक्त ये घटना हुई करीबन काफी संख्या में लोग मौजूद थे। जो खबरें आ रही हैं ये आ रही रिफिलिंग करते वक्त ये हादसा हुआ है। हालांकि क्या टेक्निकल प्रॉब्लम थी या फिर कर्मचारियों की लापरवाही है, ये अभी नहीं पता चल पाया है। आपको बता दें मौके पर लखनऊ कमिश्नर भी पहुंच गए हैं, स्थिति का जायजा लेने पहुंचे हैं और राहत बचाव कार्य इस वक्त जारी है। जो घायल हैं उनको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है और पूरी घटना की जांच की जा रही है, आखिर लापरवाही किसकी है। तो लखनऊ में यह हादसा हुआ है, ऑक्सीजन प्लांट में यह हादसा हुआ है, रिफिलिंग की वजह से यह हादसा बताया जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर आपकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो घबराएं बिल्कुल नहीं। जब तक डॉक्टर न कहे तब तक आपको अस्पताल में भर्ती होने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपके घर पर हो सकता है आपका सही और सुरक्षित इलाज। डॉक्टर की सलाह पर दी गई होम आइसोलेशन किट में रखी दवाइयां समय समय पर लेते रहें। आपको ऑक्सीजन के लिए जरा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं। यदि 90 से नीचे ऑक्सीजन का सैचुरेशन आता है तभी हॉस्पिटल का रुख करें। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कई कोविड के मरीज घर पर रह करके स्वस्थ हो चुके हैं। ऑक्सीजन लेवल 94 से कम होने पर भी घबराए नहीं। आप घर बैठे www.esanjeevaniopd.in पर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं या हेल्पलाइन 104 पर कॉल कर सकते हैं। याद रखें, अधिकतर कोरोना संक्रमित लोग घर पर ही ठीक होते जा रहे हैं। अपना हौसला बनाए रखें। कोरोना को है हराना तो बिल्कुल नहीं है घबराना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में उपचुनावों में कांग्रेस की शर्मनाक हार के बाद एक बार फिर से नेतृत्व पर सवाल खड़े हो गए हैं। बीजेपी ने सल्ट उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन कर एक बार फिर शानदार जीत हासिल की। पहले थराली, पिथौरागढ़ और अब सल्ट उपचुनाव में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है। ऐसे में 2022 विधानसभा चुनाव में सत्ता का सपना संजोए कांग्रेस के अरमान कैसे पूरे होंगे, ये रिपोर्ट देखिए।
उत्तराखंड में अभी तक 3 उपचुनाव हुए हैं। तीनों उपचुनावों में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है। उत्तराखंड में कांग्रेस के बड़े नेताओं की आपसी कलह को हार का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। हरीश रावत, इंदिरा हृदय और प्रीतम सिंह की त्रिकोणीय कलह को राहुल गांधी भी खत्म नहीं करा पाए। प्रीतम सिंह को उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद से कोई भी खास कमाल चुनाव में नहीं दिखा पाए। उत्तराखंड में मौजूदा सरकार के खिलाफ जनता में गुस्सा देखा जा रहा था, जिससे माना जा रहा था कि सल्ट उपचुनाव में भाजपा को परेशानी हो सकती है। लेकिन सल्ट में थराली और पिथौरागढ़ से ज्यादा अंतर से जीत मिली। कांग्रेस नेता अब भी दावा कर रहे हैं कि 2022 में कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। वहीं नाराजगी और बयानबाजी ने पार्टी को हार के कुएं में ढकेल दिया है। निश्चित रूप से उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई है। हमने जनता का जो जनादेश है उसको स्वीकार किया है और जो लोकतंत्र में जनता जनार्दन का जो आदेश होता है उसको स्वीकार करना पड़ता है। और उपचुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने धनबल का उपयोग किया, सत्ता का दुरुपयोग किया और सिंपैथी वेव को प्राप्त किया, उससे निश्चित रूप से उनकी जीत हुई है। उन्होंने कोई कार्यक्रम नहीं किए, उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया इस 5 साल में, किसी को रोजगार नहीं दिया, किसानों की समस्या का समाधान नहीं किया। तो कई मुद्दे हैं जो भाजपा के खिलाफ निश्चित रूप से आम चुनाव में काम आएंगे। वहीं बीजेपी की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में उत्तराखंड बीजेपी ने 2 उपचुनाव जीते थे, जिसमें गढ़वाल की थराली सीट पर भाजपा ने 1918 और पिथौरागढ़ में 3267 वोटों के अंतर से जीत हासिल करी थी। हाल ही में सीएम तीरथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के नेतृत्व में अग्नि परीक्षा में पास होकर भाजपा ने जीत हासिल कर सीट अपनी झोली में डाल ली है। भाजपा की ये जीत साबित करती है कि 2022 विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस को बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निरंतर चुनाव प्रक्रिया के संबंध में कार्य करती रहती है। हमारा बूथ स्तर पर कार्यकर्ता सक्रिय है, बूथ कमेटियां हमारी बनी हुई होती हैं और हमारा राज्य में 15 लाख के लगभग सदस्य हैं जो रजिस्टर्ड सदस्य हैं। तो हम लगातार संवाद करते हैं। कोरोना टाइम पे हम वर्चुअल रैली के माध्यम से अपने बूथ अध्यक्षों से, शक्ति केंद्र, मंडल, जिला और प्रदेश के नेता आपस में संवाद करते रहते हैं। जो केंद्र की हमारी जो योजनाएं हैं, राज्य की जो योजनाएं हैं, उनको जनता के अंदर हम बताते रहते हैं। तो हमारी तैयारी निरंतर रहती है। उत्तराखंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी से आगे बहुत दूर तक कोई नहीं है और पीछे भी बहुत दूर तक कोई दूसरा राजनीतिक दल नहीं है। उत्तराखंड में राजनीति को समझने वाले विशेषज्ञ बताते हैं कि 2022 चुनावों में बीजेपी से सत्ता छीनना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। नेतृत्व परिवर्तन के बाद माना जा रहा था कि सल्ट उपचुनाव बीजेपी के लिए कठिन डगर होगी, लेकिन भाजपा की संगठन में तालमेल ने जबरदस्त जीत हासिल की है। उत्तराखंड कांग्रेस में अंतर्कलह और संगठन की कमजोरी ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। भाजपा को लेकर के जिस तरह से यहाँ पर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उसके बाद भाजपा के प्रति लोगों का रुझान थोड़ा कम हुआ है, लेकिन भाजपा की जो संगठनात्मक क्षमता है, उसकी जो ढांचागत व्यवस्थाएं हैं, बूथ से तक जो उसकी पकड़ है और कार्यकर्ताओं का जो उस पर एक जो लेयर वाइज लेयर जो उनकी ढांचा बनाने व्यवस्थाएं, ढांचागत व्यवस्थाएं हैं, वो भाजपा को मजबूत करती हैं। इसके इतर अगर हम कांग्रेस की तरफ देखें तो कांग्रेस में अभी अंतरकलह इतना ज्यादा है, वहाँ नेतृत्व को लेकर के चाहे इंदिरा हृदय हो, हरीश रावत जी हों, प्रीतम सिंह हों जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो अभी तक जो ढांचागत व्यवस्थाएं हैं, चुनाव को लेकर के जो चीजें हैं, वो कहीं भी धरातल पर नजर नहीं आई है। 2022 में सत्ता की वापसी के सपने देख रही उत्तराखंड कांग्रेस की राह आसान नहीं है। उत्तराखंड कांग्रेस को अपने नेतृत्व और संगठन की मजबूती को लेकर काम करने की जरूरत है। वहीं सल्ट चुनाव के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। और यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
अगर आपकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो घबराएं बिल्कुल नहीं। जब तक डॉक्टर न कहे तब तक आपको अस्पताल में भर्ती होने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपके घर पर हो सकता है आपका सही और सुरक्षित इलाज। डॉक्टर की सलाह पर दी गई होम आइसोलेशन किट में रखी दवाइयां समय समय पर लेते रहें। आपको ऑक्सीजन के लिए जरा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं। यदि 90 से नीचे ऑक्सीजन का सैचुरेशन आता है तभी हॉस्पिटल का रुख करें। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कई कोविड के मरीज घर पर रह करके स्वस्थ हो चुके हैं। ऑक्सीजन लेवल 94 से कम होने पर भी घबराए नहीं। आप घर बैठे www.esanjeevaniopd.in पर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं या हेल्पलाइन 104 पर कॉल कर सकते हैं। याद रखें, अधिकतर कोरोना संक्रमित लोग घर पर ही ठीक होते जा रहे हैं। अपना हौसला बनाए रखें। कोरोना को है हराना तो बिल्कुल नहीं है घबराना। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सल्ट उपचुनाव की जीत क्या कुछ कहती है, इसके क्या मायने हैं, हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान हैं। कुलदीप राणा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मधु भट्ट हैं, बीजेपी नेता। आप दोनों ही का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कुलदीप जी, आपके पास आना चाहूँगा। क्या ये जीत जो तीरथ सिंह रावत हैं मुख्यमंत्री, उनके लिए राहत की खबर है, क्योंकि इस सीट को उनकी प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा था? देखिए, उत्तराखंड में जो इस तरह से जो विधायकों की कभी मृत्यु की, आकस्मिक मृत्यु के आधार पर जो चुनाव होते हैं, उसमें उत्तराखंड का एक स्वभाव रहा है कि यहाँ के लोगों ने हमेशा मृतक के पक्ष में ही, उनके परिवारजनों के पक्ष में ही मतदान किया है। अगर आप पूर्व के जो भाजपा अभी इस विधानसभा, चौथी विधानसभा के अगर तीनों उपचुनाव को देखें तो वो भाजपा की झोली में गए हैं। इससे पहले भी जब भी राज्य में उपचुनाव हुए तो वो हमेशा उसी प्रत्याशी के पक्ष में गए हैं, क्योंकि एक संवेदना रहती है क्षेत्र की और क्षेत्रवासियों की भी। और उत्तराखंड क्योंकि एक भावना प्रदेश राज्य है, संवेदनशील राज्य है, तो वो इन संवेदनाओं को समझता है। हालांकि जो भाजपा की तैयारियां हैं, संगठनात्मक तैयारियां हैं, उसके सापेक्ष अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस तो धरातल पे कहीं है ही नहीं। कांग्रेस का अंतर कला है अब तो सतह पर आ गया है। हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री के कुछ और बात कहते हैं, तो इंदिरा हृदय जी कुछ और बात कहती हैं, प्रीतम सिंह जी के कुछ और बात कहते हैं। इन तीनों में आपसी विचारों में आपसी मेल मिलाप नहीं है। लेकिन भाजपा के अंदर भले ही जितना मनमुटाव हो, अंतरकला हो, लेकिन वो कभी सतह पर नहीं झलकता। और खासकर अमित शाह और मोदी के आने के बाद जो भाजपा में जो नया परिवर्तन देखने को मिला है, संगठन में जो अनुशासन की लाठी है वो बड़ी मजबूत हो गई। तो वो उसने बहुत सारी चीजों को लेकर के जो बदलाव लेकर आया है, उसमें एक ये बड़ा बदलाव ये भी है कि अब कार्यकर्ता इस तरीके से मुखर होकर के बाहर अपना विरोध नहीं प्रकट करता है। और स्वाभाविक सी बात है कि जब इस तरह की चीजें आएंगी तो उसका लाभ जो है बिल्कुल कलह मन मुटाव का लाभ मिला है। हम मधु जी के पास आएंगे। मधु जी, जो कांग्रेस पार्टी की अंतरकला है, जो आपसी मन मुटाव है, उसका फायदा मिला है बीजेपी को? देखिए, कांग्रेस का तो हाल आप पूरा देश जानता है। दूसरा, क्योंकि मैं अपनी पार्टी की बात करूंगी, क्योंकि हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व हो, चाहे हमारे यहाँ उत्तराखंड का नेतृत्व हो, भी चुनाव हो, हम लोगों ने बिल्कुल विकास के आधार पर के बीच में गए हैं। विकास के मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में गए हैं। ने हाल में देखा होगा सल्ट का जो उपचुनाव हुआ, उसमें हमारे जो अब हमारे बीच में नहीं रहे सुरेंद्र जी, तो
तो उनके जो उन्होंने इतने विकास के कार्य किए थे कि जनता के हमने उसी को आधार बनाया और उन्हीं कामों को लेकर हम जनता के बीच में बहुत ही लोकप्रिय विधायक रहे हैं, 2 बार के जीतते हुए थे। और दूसरा अब क्योंकि इसमें कांग्रेस का ये कहना है कि नहीं वो केवल एक सिंपैथी वोट मिला, सिंपैथी वोट नहीं है, वो एक मैं कहूंगी विकास के आधार पर दिया गया। और हमारी जो सरकार है वो बहुत विकास के काम और अब आगे भी करती रहेगी निश्चित रूप से। और कांग्रेस का तो आपस में धरातल में कोई काम नजर भी नहीं आता। उनके जितने भी नेता हो, अभी कुलदीप जी ने जैसे बताया कि उनके नेता लड़ने झगड़ने में रहते हैं, उनको जनता की समस्याओं से कोई सरोकार उनको जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है और उनकी जो अंतरकलह है, आपका कहना है, उसका भी फायदा मिला है। समय का अभाव है। मधु जी आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और कुलदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। देहरादून कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम को पत्र लिखा है। प्रीतम सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। देहरादून से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां चिट्ठी लिख मुख्यमंत्री को सुझाव दिए गए हैं। बढ़ते कोरोना मामलों पर चिंता जाहिर की गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम को पत्र लिखा है, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जाहिर की है। साथ ही मुख्यमंत्री को सुझाव दिए हैं। देहरादून से खबर बता रहे हैं, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को सुझाव दिए हैं। कोरोना के जो संक्रमण बढ़ रहे हैं उसको लेकर चिंता जाहिर की है। देहरादून से खबर, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम को पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर चिंता जाहिर की गई है और साथ ही साथ कोरोना संक्रमण को कैसे रोका जाए उसके सुझाव दिए गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर जो सुझाव हैं कोरोना महामारी से कैसे निपटा जाए वो दिए गए हैं और साथ ही साथ अपनी चिंता भी जाहिर की है। और फिलहाल अभी के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।